हमारी दुनिया की बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हमारे जहन में इस कदर बस गई हैं कि हम उनके बारे में कभी सवाल नहीं करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हम जानते हैं वो सही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। दुनिया से जुड़े फैक्ट्स के बारे में लिखने वाले साइंटिस्ट मैट ब्राउन अपनी किताब एवरीथिंग इज न्यू अबाउट प्लैनेट अर्थ इज रॉन्ग, यानी धरती के बारे में जो भी आप जानते हैं वो गलत है, वो कुछ बातों का जिक्र करते हैं जो आपको अपनी जानकारी पर सवाल करने के लिए रिफ्लेक्सिव कर देता है। उन्होंने दुनिया के बारे में 4 इंटरेस्टिंग बातें साझा की हैं। 260 वर्ग किलोमीटर का नो मैंस लैंड सी स्ट्रेंथ और बिजनेस को लेकर आपस में लड़ने वाले कंट्रीज के बीच अर्थ पर कई जगह नो मैंस लैंड होने की जानकारी आपको होगी। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये दो देशों के बीच का खाली का इलाका होता है जिसे कोई भी देश कानूनी तौर पर कंट्रोल नहीं करता है। हालांकि इस पर कानूनी दावा किया जा सकता है, लेकिन अफ्रीका में एक जगह है जिस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं चाहता है। बीरतालियू नाम का ये इलाका 260 वर्ग किलोमीटर का है और मिस्र और सूडान के सीमाओं के बीच है। यह इलाका 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अस्तित्व में आया, जब मिस्र और सूडान ने अपनी सीमाएं कुछ इस तरह से बनाई कि यह इलाका दोनों में से किसी का भी नहीं रहा। बीरतालियू ड्राउन अफेक्टेड इलाका है और यहाँ की जमीन बंजर है, इसलिए इस पर कोई दावा नहीं करना चाहता है। लेकिन इस इलाके ने कई लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव किया है। 2014 में अमेरिका के वर्जीनिया के एक किसान जिनका नाम जेरेमी हिटन था, यहाँ एक झंडा लगाकर खुद को नॉर्थर्न सूडान का राज्य का गवर्नर घोषित कर दिया। वो चाहते थे कि इनकी बेटी यहाँ की राजकुमारी बने। दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति, क्या पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन दुनिया के चक्कर लगाने वाले पहले आदमी थे? और क्या उन्होंने दुनिया के सामने सबसे बड़े समंदर को अपना नाम दिया था? ऐसा नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 1480 में जन्मे फर्डिनेंड मैगलन पहले यूरोपियन थे जिन्होंने प्रशांत महासागर को पार किया था। 1519 में मैगलन अपने टीम के साथ समंदर के रास्ते स्पाइस आइलैंड खोजने के लिए निकले थे। कई देशों से गुजरकर आखिर 3 साल बाद ये टीम उसी जगह लौटा जहां से वो चला था। हालांकि स्पेन से चली इस यात्रा को पूरा करने की खुशी मनाने के लिए कम ही लोग जिंदा बचे थे। 270 लोगों के क्रू मेंबर के साथ शुरू हुई ये यात्रा जब खत्म हुई तो मात्र 18 लोग ही जिंदा बचे थे। यात्रा के दौरान मैगलन की भी मौत हो गई थी। इस यात्रा के दौरान साल 1521 में मैगलन फिलीपींस के ईस्ट कोस्ट पर पहुंचे। वहां की मूल निवासी उन्हें सीबू आइलैंड लेकर गए। मैगलन और उनके क्रू मेंबर सीबू में रहने वालों के अच्छे दोस्त बन गए। इतनी गहरी दोस्ती हुई कि मैगलन अपने दोस्त को पड़ोसी आइलैंड में रहने वाले उनके दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हमला करने की तैयारी की और स्क्रैप को लीड मैगलन ने खुद किया, लेकिन जल्द ही मैगलन घायल हो गए। उन्हें जहर में डूबा एक तीर लगा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मैगलन के साथ गए लोग स्पाइस आइलैंड खोजने के बाद उसी रास्ता वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अपना रास्ता बदलकर वे छोटे रास्ते के जरिए स्पेन लौटे। मैगलन ने इस रास्ते को प्रशांत ओशियन कहा, लेकिन इसे देखने वाले वो पहले यूरोपियन नहीं थे। सालों बाद स्पेन के खोजकर्ता वास्को नूनेज डी बाल्बोआ पनामा से होते हुए पैसिफिक सी के किनारे पहुंचे और अपनी तलवार को हवा में लहराकर उन्होंने इसे खोजने का दावा किया। हम मानते हैं कि पानी से भरे समंदर के दूसरे छोर का शायद पता ना चल सके, लेकिन इसका कम से कम एक किनारा जरूर होता है। कई समंदर तो चारों तरफ से जमीन से घिरे होते हैं, जैसे कि मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सी कहां ओशियन में मिल जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन ऐसे में चैन ऑफ लैंड को जोड़कर देखा जाए तो उनकी जानकारी भी लगाई जा सकती है। लेकिन एक ऐसा समंदर है जिसके किसी किनारे कोई जमीन नहीं है, ये है सरगसो सी। ये अटलांटिक सी के वेस्ट में है और नॉर्थ अटलांटिक में एक तरफ से मुड़ती लहरें ही इसकी सीमाएं बनती हैं। अटलांटिक की मुड़ती लहरों के कारण सरगसो सी का पानी शांत रहता है। रेक्टर स्केल पर मापा जाता है भूकंप। स्कूल में हमने यही सीखा है कि भूकंप की इंटेंसिटी को रेक्टर स्केल पर मापा जाता है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये पूरी तरह से सटीक जानकारी नहीं देता है। 1930 में जियोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर और बेनो गुटरबर्ग ने केवल कैलिफोर्निया में भूकंप के कारण पैदा होने वाली एनर्जी मापने के लिए इसे बनाया था। ये एक तरह का सिस्मोग्राफ था। इसी कारण 1970 में एक नई सिस्टम का इन्वेंशन किया गया, जिसे आज जियोलॉजिस्ट एक मानक के तौर पर यूज करते हैं और इसे सिस्मोलॉजिकल स्केल कहते हैं। सिस्मोलॉजिकल स्केल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन ये नाम डिफिकल्ट होने के कारण इसे रेक्टर स्केल कहा जाता है। तो अगली बार जब आप रेक्टर स्केल पर एक इंटेंसिटी के भूकंप के बारे में कहीं पढ़े तो ये जान ले कि इसका मतलब सिस्मोलॉजिक स्केल से है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाए ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए।